Good morning everyone. As you know that in इंग्लिश में अच्छी पकड़ के लिए हमारे टेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने अपने अपने टेंसेस बचपन से किए होंगे, लेकिन हमारा जो टेंसेस करने का अप्रोच रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एंगल से रहेगा, यानी कि हम आपको कॉम्पिटिटिव एंगल से टेंसेस को कवर कराएंगे। गाइस, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में कम से कम हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे टेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इतना ही नहीं, हमारी टेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस किस तरह की है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से हमारा मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती हैं तो उनमें कौन से टेंस बनते हैं, कंपाउंड टेंस कैसे बनते हैं। तो ये सब जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जिसे हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं, यानी कि जो समय बीत गया है। प्रेजेंट जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय अभी चल रहा है। और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, यानी कि आने वाला जो समय है। अब आप सभी को ये भी पता होगा कि इनके जो पार्ट्स होते हैं, इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल। सिंपल को ही हम इंडेफिनिट कहते हैं। सेकेंड टाइप होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा परफेक्ट। एंड फोर्थ टाइप होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसे हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ये थोड़ी हमारी नॉर्मल सी नॉलेज होती है कि टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन सभी के 4 टाइप होते हैं। पास्ट के भी ये 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट के भी ये 4 टाइप होते हैं एंड फ्यूचर के भी ये 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। सेकेंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट एंड फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। अब गाइस, टेंसेस को भी शुरू करने से पहले हमें छोटी छोटी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से हम जो होते हैं टेंसेस को समझ नहीं पाते हैं। मिसकॉन्सेप्शन का मेरा मतलब है कभी कभी हमारी गलत अवधारणा बन जाती है, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पता होते हैं, उसकी वजह से हम टेंसेस को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो जो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें जो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है जो फर्स्ट नंबर पे है वो है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। गाइस, टेंसेस को भी शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप टेंसेस में अच्छी अप्रोच नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, जब भी किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक आंसर निकल के आता है, सब ये कहते हैं कि जो काम करे वही सब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश में ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जो काम करे उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये थोड़ी हमारी आधी अधूरी नॉलेज होती है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है: द नाउन प्रोनाउन अबाउट विच something is said in a sentence is called
सब्जेक्ट। यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब आप देखिए, सब्जेक्ट कोई भी होगा, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ मैं हिंदी में भी लिख दूं, वह संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए। वह संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए। कभी कभी गाइस क्या होता है, कुछ बुक्स में सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन होती है। वो क्या होती है? वो कुछ इस तरह से होती है, द नाउन प्रोनाउन टू विच, जिसमें द वर्ब इज सप्लाइड। यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसे वर्ब दी जाए, यानी कि जिसे वर्ब सप्लाई की जाए। तो इतना कहना सही नहीं होता है कि जो काम करे वही सब्जेक्ट, जरूरी नहीं सब्जेक्ट हमेशा काम ही करे। तो इसकी कुछ सही डेफिनेशन इस तरह से होती है, द नाउन प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए, वो है द नाउन प्रोनाउन टू विच द वर्ब इज सप्लाइड। यानी कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसे वर्ब सप्लाई की जाए, जिसे वर्ब दी जाए। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है? इस सेंटेंस में बात की जा रही है द टॉल बॉय की। यानी कि इस सेंटेंस का मीन्स ये है कि जो कोने में जो लंबा लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए किसके बारे में बात की जा रही है? बात की जा रही है टॉल बॉय इन द कॉर्नर। यानी कि जो लंबा लड़का है जो कोने में खड़ा है उसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इज क्या है, तो कुछ बच्चे ये जवाब देते हैं कि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ इज हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वहाँ इज सिर्फ वर्ब होती है। इस सेंटेंस में इज है, वो एक वर्ब है। अब आपने यहाँ पे एक और बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो टॉल बॉय इन द कॉर्नर है वो मेरा भाई है। इस सेंटेंस में आपने देखा सब्जेक्ट ये कुछ काम कर रहा है। आप देखिए टॉल बॉय के बारे में बात की गई, लेकिन इसने काम तो कुछ किया नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो वो काम करे, वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मेन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जिसके बारे में बात की जाए। अब मान लीजिए, अब आप अगर मोटा मोटा देखें तो आप इसमें देखिए यहाँ पे बॉय की तो बात चल रही है, बॉय की तो बात चल रही है। बॉय क्या है? नाउन है। यहाँ पे बॉय की बात चल रही है, कहने का मतलब है कि लड़का है वो मेरा भाई है। लेकिन इसके साथ ये जो वर्ड जुड़े हैं टॉलर, इन द कॉर्नर, ये मॉडिफायर होते हैं। कुछ प्री मॉडिफायर होते हैं, कुछ पोस्ट मॉडिफायर होते हैं। लड़का मेरा भाई है, लड़का ही नाउन है, लड़के के बारे में कही जा रही है, लेकिन लड़के की पहचान के लिए ये बताया जा रहा है कि द टॉल, यानी कि लड़का लंबा है और कोने में खड़ा है। यानी कि जो यहाँ पे जो ये बॉय है ना, ये हेड वर्ड है हमारा। हेड वर्ड की पहचान के लिए जितने भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सब हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें मेन रूप से माना जाए तो सब्जेक्ट तो ये बॉय ही है ना, लेकिन बॉय की पहचान के लिए जितने भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो सारे वर्ड ही हमारे सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि मेन हेड वर्ड तो यही है बॉय हमारा, लेकिन इसकी पहचान के लिए जो वर्ड ये यूज किए गए हैं ये भी हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। सब्जेक्ट की पहचान के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो भी हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत।
जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखूं, दीपावली इज अ ग्रेट फेस्टिवल। यानी कि दीपावली एक बहुत ही बड़ा त्योहार है, दीपावली एक ग्रेट फेस्टिवल है। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दीपावली है। दीपावली के बारे में हम बात कह रहे हैं, इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा दीपावली है। लेकिन एक और बात आप देखिए, यहाँ पर दीपावली कुछ काम तो कर ही नहीं रहा है, दीपावली यहाँ पर कुछ काम तो कर ही नहीं रहा है, फिर भी ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में एक बात कही गई है। इसके बारे में क्या बात कही गई है कि दीपावली है वो एक ग्रेट फेस्टिवल है, इसीलिए दीपावली हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से मैं अगर एक और एग्जांपल लिखूं, barking dogs seldom bark। देखिए गाइस, एक अच्छे इंग्लिश लर्नर को यह पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड है वो क्या फंक्शन कर रहा है। इसमें barking क्या फंक्शन कर रहा है, डॉग क्या फंक्शन कर रहा है, seldom क्या फंक्शन कर रहा है और वाइट क्या फंक्शन कर रहा है। अब गाइस, अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि barking क्या है, तो कुछ स्टूडेंट्स बड़ा एक अजीब सा जवाब देते हैं कि barking वर्ब है। नहीं, barking वर्ब नहीं है। हाँ, अगर हम barking को नॉर्मली सेंस में लेंगे तो वो वर्ब होगी, लेकिन इस सेंटेंस में barking वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो है बाइट, यानी कि काटना। देखिए गाइस, इस सेंटेंस का जो मतलब ये है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। इसका सेंस हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो इसमें ये बताया गया कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, तो इसमें जो वर्ब है वो हमारी बाइट है, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा हमारा बार्किंग डॉग, क्योंकि भौंकने वाले कुत्तों के बारे में बात कही गई है। इसमें जो डॉग्स है वो हमारा नाउन है और बार्किंग है ये हमारा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। यानी कि कुत्ते कैसे हैं, भौंकने वाले कुत्ते नहीं खाते। कौन नहीं काटते, भौंकने वाले कुत्ते नहीं खाते। और यहाँ पे जो सेल्डम है वो एडवर्ब है हमारा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि कोई भी वर्ड है वो एक्चुअल में क्या है इससे डिपेंड नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि किसी भी सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देखिए बार्किंग है, अगर बार्किंग को हम नॉर्मल सेंस में बोले हाँ तो बार्किंग एक वर्ब होती है, लेकिन बार्किंग इसमें क्या रोल कर रही है, इसमें क्या फंक्शन कर रही है, इसमें है ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, इसमें नाउन की ये एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रही है, इसीलिए ये होगा सब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल बात में बताऊं कि आप बहुत सारे मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं, तो उसमें जो हमें एक्टर या एक्ट्रेस दिखाए जाते हैं, जो उनकी रोल दिखाया जाता है, क्या वो सच में ऐसे होते हैं? यानी कि अगर एक इंसान कोई पॉजिटिव रोल कर रहा है, एक इंसान कोई नेगेटिव रोल कर रहा है, तो क्या नेगेटिव रोल वाला रियल में ऐसा होता है? लेकिन उनकी छवि जो हमारे सामने बनती है, अगर एक नेगेटिव रोल वाला कोई बंदा है तो उसकी छवि हमारे सामने वैसे ही बुरी बन जाती है। यानी कि नेगेटिव रोल कर रहा है कोई तो वो बुरा होता है, हम उसे बुरा मानने लग जाते हैं। कहने का मतलब है एक्चुअल में वो लोग क्या होते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो रोल क्या प्ले कर रहे हैं, इस हिसाब से हम उनके बारे में अपनी थिंकिंग बना लेते हैं। तो इसमें वही बात कही गई है, कोई वर्ड एक्चुअल में क्या होता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी सेंटेंस में वो क्या फंक्शन कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सेल्डम एडवर्ब है, बाइट हमारी वर्ब है। मैं जानती हूँ गाइस अभी आपको शायद नहीं पता कि एडवर्ब क्या होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आप उसके बारे में सीखेंगे। आप जरा इसमें झलक ले लीजिए। सो मैंने तीनों आपको एग्जाम्पल दिए। द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर, यानी कि कोने में जो लड़का खड़ा है, कोने में जो लंबा लड़का खड़ा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात कही गई है। सेकेंड एग्जाम्पल में दीपावली इज अ ग्रेट फेस्टिवल, दीपावली के बारे में बात की गई है, दीपावली है हमारा सब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल में बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, कम काटते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट हुआ हमारा वो बार्किंग डॉग्स हुआ। अब गाइस हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, वो टू पार्ट्स क्या होते हैं?
किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, एंड सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेट। इसको हम बोलते हैं कर्ता के बारे में कही गई बात। कुछ बुक्स में आपको प्रेडिकेट का मतलब विधेय भी दिखेगा, प्रेडिकेट को हम विधेय भी बोलते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विधेय का मतलब इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, इसलिए आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि प्रेडिकेट का मतलब होता है कर्ता के बारे में कही गई बात। यानी कि अगर एक टाइप से हम प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना हमारा बचा होता है वो प्रेडिकेट होता है। कर्ता के बारे में हम जो बात कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, द गर्ल विद ब्लू आईज has stolen your book। अब देखिए, द गर्ल विद ब्लू आईज हैज स्टोलन योर बुक, नीली आंखों वाली लड़की ने तुम्हारी किताब चुरा ली। अब आप इसमें देखिए बात किसके बारे में कही जा रही है, द गर्ल विद ब्लू आईज। इतना ये हमारा सब्जेक्ट है और आप इतने में देखिए कहीं वर्ब भी नहीं आई है, वर्ब यहां से आई। तो जो कर्ता के बारे में कही गई बात है वो ये है स्टोलन योर बुक, यानी कि नीली आंखों वाली लड़की है, उसने तुम्हारी किताब चुराई है। तो इसमें जो प्रेडिकेट हुआ वो ये हुआ है स्टोलन योर बुक। उसने काम क्या किया है, उसके बारे में क्या बात की गई है कि उसने तुम्हारी किताब चुरा ली है। अब आप इसमें देखिए ये जो सब्जेक्ट है, मेन बात तो हम कर रहे हैं लड़की के बारे में कि लड़की ने तुम्हारी किताब चुराई है, लेकिन उसकी पहचान के लिए हमने यहाँ पे ब्लू आइज भी कर दिया, यानी कि नीली आंखें हैं उस लड़की की। पहचान के लिए हमने जो भी वर्ड यूज किए हैं वो भी हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आइज है वो हमारा नाउन है, ब्लू है हमारा एडजेक्टिव है, विद है प्रेपोजिशन है, गर्ल है ये भी नाउन है। तो इन सबको मिला के हमारा सब्जेक्ट है और हैज स्टोलन योर बुक ये हमारा प्रेडिकेट है। कहने की बात ये है कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचा होता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता के बारे में कही गई बात, कर्ता के बारे में जो भी बात कही जाएगी उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो द गर्ल विद ब्लू आइज हैज स्टोलन योर बुक, नीली आंखों वाली लड़की ने तुम्हारी किताब चुरा ली है। इस सेंटेंस में तो गर्ल विद ब्लू आइज है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और हैज स्टोलन योर बुक ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब गाइज हम ये देख लेते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या है। ध्यान से देखिए, प्रेडिकेट में कंसिस्ट यानी कि प्रेडिकेट में क्या क्या है। फर्स्ट नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा प्रेडिकेट के अंदर हमारा मेन वर्ब भी आ सकती है। अगर मेन वर्ब नहीं आएगी तो हमारी लिंकिंग वर्ब्स आएंगी। इसके अलावा हमारा प्रेपोजिशन आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकता है। इसके अलावा हमारा कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसमें हमारा एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव भी। यानी कि इतना सब कुछ हमारे प्रेडिकेट में आता है। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब आ सकती है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। प्रेडिकेट में
मेन वर्ब भी आ सकती है जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं, प्रेपोजिशन भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं पूरक, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में कोई बात कही जाती है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आ सकता है, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एक प्रेडिकेट के अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब गाइस इसमें देखिए यहाँ पे मे लिखा हुआ है, मे का यूज हम संभावना के लिए करते हैं, यानी कि प्रेडिकेट में जरूरी ही नहीं ये सारी चीजें आए, इनमें से हेल्पिंग वर्ब भी केवल आ सकती है, क्या पता हो कॉम्प्लीमेंट आ जाए, एडजेक्टिव ना आए, एडवर्ब ना आए। कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट में संभवतः इतनी सारी चीजें आ सकती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, सीमा सॉ ए ब्यूटिफुल ट्री इन द गार्डन। यानी कि सीमा ने गार्डन में एक सुंदर पेड़ देखा। अब इसमें सब्जेक्ट तो ये हो गया हमारा सीमा, सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ क्या हमारा सॉ ब्यूटीफुल ट्री इन द गार्डन। ये है, ये हमारा प्रेडिकेट है। अब आप देखिए प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आया है, सॉ आया है, ये है हमारी वर्ब है, इसको हम प्रेडिकेटर भी कहते हैं। यानी कि प्रेडिकेट को बनाने वाली को हम कहते हैं, वर्ब को ही हम प्रेडिकेटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है प्रेडिकेटर बनाने वाला। अगर कहीं प्रेडिकेट है तो उसमें वर्ब जरूर होती है। ए ब्यूटीफुल ट्री क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन द गार्डन ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। जब भी किसी सेंटेंस में प्लेस के बारे में बताया जाता है तो उसके लिए हम एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। अगर टाइम के बारे में बताया जाए तो वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होता है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए, इसमें वर्ब भी आई है, एडवर्ब फ्रेज भी आया है, इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है। अब आप इसमें ये भी देखिए, ट्री क्या है, ये नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो इसमें देखिए इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इतनी सारी चीजों से मिलकर हमारा प्रेडिकेट बना है। अब यहाँ पे जो वर्ब है इसको प्रेडिकेटर क्यों कहा गया है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जिसकी एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो अब आप इसमें देखिए वर्ड्स, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये फ्लाई है, ये क्या है, हमारी वर्ब है। और अकेली वर्ब ही ऐसी होती है जो अकेली प्रेडिकेट बना सकती है। तो इस सेंटेंस में जो हमारा प्रेडिकेट हुआ वो फ्लाई हुआ, इसीलिए वर्ब को हम प्रेडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि अकेली वर्ब ही होती है जो किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट बना सकती है। जैसे और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने लिखा ही कम्स, तो ही क्या है, ही तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, और जो कम्स है ये क्या हो गई हमारी, ये तो हमारी वर्ब है, और यही इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। ये क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और जो कम्स है यही हमारी इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, और कम्स क्या है, वर्ब है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, शी कम्स टू माई हाउस, इसमें क्या हो गया, ये कम्स है और ये टू माई हाउस, इतना पूरा ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या, तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज अच्छी तरह से नहीं है, या फिर आपको आधी अधूरी नॉलेज है, क्योंकि जो कम्स है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। तो ये जो टू माई हाउस है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है ये ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल गलत होगा, ये हमारा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है।
तो सी कम्स टू माई हाउस, इसमें सी है वो हमारा सब्जेक्ट है, और कम्स टू माई हाउस ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, और कम्स के बाद ये जो टू माई हाउस है ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा फ्रेज है। अब गाइस अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि गो, जाओ, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। तो अगर मैं किसी कहती हूँ गो तो इसका मतलब क्या है, जाओ। इसी तरह से और भी हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सिट डाउन, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज के बाद और भी हमारे सेंटेंस होते हैं, डोंट प्लक फ्लावर, लेट मी गो होम। तो गाइस आपने इन सेंटेंस में देखा इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब यहाँ पे भी आ गई, गो एक वर्ब है, सिट भी एक वर्ब है, इसमें वर्ब गिव है, इसमें प्लक है, इसमें लेट है, लेट होती है वो भी एक वर्ब होती है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं इन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा कॉमन एक ही होता है, वो कॉमन सब्जेक्ट होता है हमारा यू। अब देखिए अगर मैं किसी से कह रही हूँ गो, तो मैं अपने सामने वाले से ही तो कह रही हूँ कि गो। अगर मैं किसी को कहूँ कि प्लीज गिव मी अ पेन, तो मेरे जो सामने होगा मैं उसी से ही तो कहूँगी कि मुझे एक पेन दे दो। तो इसमें बात ये कही जाती है, जो भी बात कही जाए वो सामने वाले से कही जाती है, इसीलिए इसमें जो यू होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है हमेशा, और ये जो यू होता है वो हमेशा छुपा रहता है। तो ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। अगर सिंपली लिखा है गो, सिट डाउन लिखा है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं हमारे, ये प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू हमेशा छुपा रहता है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अकेली वर्ब, एक अकेली वर्ब ही ऐसी है जो अकेले होकर प्रेडिकेट बना सकती है। इसमें देखिए गो, जाओ एक सेंटेंस है, इसमें वर्ब भी है, इसमें भी सिट वर्ब है, इसमें गिव वर्ब है, इसमें प्लग वर्ब है, इसमें लेट वर्ब है। यानी कि जितने भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि जो डोंट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, लेट से जो स्टार्ट होते हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ रहता है, वो होता है यू। तो इन सब में हमारा ये जो सब दिया गया है वो हमारा प्रेडिकेट है। अब आपको वैसे समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं, रमेश was caught easily by the police yesterday। अब आप इसमें मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा हमारा रमेश, एंड रमेश के बारे में क्या बात कही गई है, वॉज कॉट इजली बाय द पुलिस यस्टरडे, यानी कि रमेश जो है वो पुलिस के द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया कल। ये पैसिव में कन्वर्ट है सेंटेंस। तो जो इतना पार्ट हुआ हमारा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में भी वाज क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में कॉट क्या है हमारा, वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो ये जो वाज कॉट है ये हमारा बीपी है। बीपी का मतलब होता है वर्ब फ्रेज, यानी कि जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ साथ लिखी होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में एक साथ आ जाती हैं, तो उनको हम कंबाइन रूप से बोलते हैं बीपी, यानी कि वर्ब फ्रेज। जब भी मैं कहीं वर्ब फ्रेज लिखूं, बीपी लिखूं, तो इसका मतलब सीधा यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब इसमें बाई क्या है, बाई प्रेपोजिशन है। ओके, इजिली क्या है, इजिली हमारा एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है। गाइस देखिए जितने भी समय सूचक बातें होती हैं, जितने भी समय सूचक शब्द होते हैं, आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कि जितने भी समय सूचक शब्द होते हैं वो सारे हमारे एडवर्ब ही होते हैं।
तो यस्टरडे हमारा एडवर्ब है और ये जो द प्लस है ये डूअर है। अब आप ये सोच रहे होंगे डूअर क्या होता है, इसके बाद मैं आपको डूअर के बारे में ही बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा, मैं बता सकती हूँ आपको कि हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि कर्ता जिसके बारे में बात कही जाए। प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता के बारे में कही गई बात। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा रमेश है और ये जो इतना पूरा बच्चा हुआ है ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लेस आया है, इजिली एडवर्ब आई है, प्रेपोजिशन आया है, एडवर्ब भी आई है और डूअर भी आया है। यानी कि डूअर के बारे में मैं आपको बताती हूँ डूअर क्या होते हैं। गाइस डूअर मीन्स होता है कार्य करने वाले, वाला या फिर वाली। अगर काम करने वाला मेल है तो हम वाला यूज करेंगे, फीमेल है तो वाली यूज करेंगे और बहुत सारे लोग हैं तो फिर वाली यूज करते हैं। डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाले, वाला या फिर वाली। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ब्लैक डॉग बिट टू बॉयज यस्टरडे। अब आप इसमें देखिए द ब्लैक डॉग, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा डूअर है। आप जरा इसका सेंस निकालिए, यानी कि काले कुत्ते ने कल 2 लड़कों को काटा, ठीक है, तो काम किसने किया, काम यहाँ पर सब्जेक्ट ने किया, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा डूअर हो गया। उसके बाद इतना ये जो पार्ट बचा हुआ है आपको पता होगा, ये हमारा प्रेडिकेट है। बिट क्या है, हमारी वर्ब है, वॉइस क्या है, नाउन है और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। जैसा कि मैंने आपको बताया समय सूचक जितने भी शब्द होते हैं वो सारे हमारे एडवर्ब होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डूअर का मतलब होता है काम करने वाले, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अब डूअर जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हो, डूअर कभी कभार ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं डूअर सब्जेक्ट हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम डूअर कहते हैं। इस सेंटेंस में द ब्लैक डॉग बिट 2 बॉयज यस्टरडे, इसमें काम किसने किया, ब्लैक डॉग ने किया, यानी कि सब्जेक्ट ने किया। इसी तरह से और भी सेंटेंस देखते हैं। द ड्राइंग रूम डेकोरेटेड नाइसली। अब आपको इसमें पता चल गया होगा द ड्राइंग रूम, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो बचा हुआ है डेकोरेटेड नाइसली ये हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए द ड्राइंग रूम डेकोरेटेड नाइसली, यानी कि ड्राइंग रूम को अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इसका सेंस ये आया। तो हम इसमें देखिए ड्राइंग रूम हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में ये हमारा डूअर नहीं है। इस सेंटेंस में एक्चुअली कोई डूअर है ही नहीं, कोई थर्ड पर्सन है डूअर। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं सब्जेक्ट हमेशा डूअर हो, सब्जेक्ट भी डूअर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट भी डूअर हो सकता है। सो द ड्राइंग रूम डेकोरेटेड नाइसली, इसमें जो ड्राइंग रूम है ये हमारा सब्जेक्ट है और डेकोरेटेड नाइसली हमारा प्रेडिकेट है। डेकोरेटेड हमारी वर्ब है, नाइसली हमारी एडवर्ब है। एक और बात मैं गाइस बताऊं कि मोस्टली जिन भी वर्ड्स के एंड में एल जुड़ा होता है उन्हें भी हम एडवर्ब बोलते हैं। सो ड्राइंग रूम है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो डूअर नहीं है। सो देखा गाइस आपने, इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन ये सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, क्रिकेट इज पॉपुलर है। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो बाकी बचा हुआ है इज अ पॉपुलर गेम, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो क्रिकेट है क्या वो डूअर है, क्या वो काम करने वाला है? क्रिकेट एक खेल है, यहाँ पर क्रिकेट कुछ कर नहीं रहा है,
तो इसमें डूअर नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी हैप्पीली। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, द ओल्ड मैन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और द ओल्ड मैन ही है हमारा डूअर, यानी कि काम करने वाला। अब आप इसमें देखिए कि बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने मुझे खुशी से आशीर्वाद दिया, तो काम किसने किया, बूढ़े आदमी ने। तो कहने का सेंस ये है कि जो काम करता है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम डूअर कहते हैं। इसमें काम किसने किया, द ओल्ड मैन ने क्या किया, उसे ब्लेस किया, इसीलिए इसमें ये डूअर हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ब्लेस्ड है इसमें हमारी वर्ब, मी है ऑब्जेक्ट, और हैप्पली है, जैसा कि गाइस मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सेंटेंस में एलवाई आ जाता है, उन्हें भी हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो हैप्पली है वो एडवर्ब है। इसी तरह से अगर एक और मैं सेंटेंस लिखूं, द बनानास was eaten by me, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बनाना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो डूअर है, डूअर है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मी। इसका सेंस यही तो निकलेगा कि मेरे द्वारा केले खाए गए, तो काम किसने किया, काम किया मी ने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही हमारा डूअर है। अब गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई वर्ड क्या है इस बात पे इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इस बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देखिए, ये जो द बनाना है, ठीक है, अगर ये एक्टिव वॉइस में होती तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट मी काम आई कर देते, आई होता सब्जेक्ट, और ये जो द बनाना होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव बनाते वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे सब्जेक्ट की जगह पे है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। द बनाना हमारा सब्जेक्ट है, व्हाट ईटन हमारा बीपी, मैंने बताया बीपी किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम बीपी कहते हैं। तो द बनाना हो गया हमारा सब्जेक्ट, लेकिन डूअर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में डूअर कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर किसी सेंटेंस में डूअर हो भी नहीं सकता। अब आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, जैसे कि क्रिकेट इज द पॉपुलर गेम, ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्रिकेट हो गया, बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट है, ओके, लेकिन इसमें कोई भी डूअर नहीं है। गाइस अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी तक हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं बेसिक के। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या था हमारा, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, और थर्ड डूअर। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाती है, प्रेडिकेट होता है किसी कर्ता या सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात, और डूअर होते हैं काम करने वाले, या फिर काम करने वाले, वाली, या फिर वाली। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सिलरीज वर्ब। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द वर्ड्स that are used with main verb form tenses or convey different moods is called auxiliary verb।
या फिर हेल्पिंग वर्ब। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद मेन वर्ब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। फॉर्म टेंसेस और कन्वे डिफरेंट मूड्स इन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि वे सब जो मेन वर्ब के साथ आते हैं, मेन वर्ब के साथ अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी किसी सेंटेंस में तो उसके साथ एक मेन वर्ब जरूर होगी। और जो फॉर्म टेंसेस, टेंसेस को बनाते हैं, टेंसेस को बनाने में सहायता करते हैं, और कन्वे डिफरेंट मूड, यानी कि हमारे अलग अलग मनोभावों को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी। यानी कि सिंपल बात ये हुई कि ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो दो चीजों को बताती हैं। फर्स्ट हमारे हो गए टेंसेस और दूसरा हमारा हो गया मूड। मूड से मतलब है यानी कि कभी ड्यूटी का मूड बताएंगी, वो कभी नेसेसिटी का मूड बताएंगी, कभी कंपल्सन का मूड बताएंगी। तो मूड से हमारा सेंस ये है कि कभी हमें मजबूरी दिखेगी किसी सेंटेंस में, कभी हमें किसी सेंटेंस में आवश्यकता दिखेगी, कभी हमें किसी सेंटेंस में ऑब्लाइजेशन दिखेगा, तो इसका सेंस मूड से है। एक और बात गाइस आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी तो उसके साथ मेन वर्ब जरूर आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी उसके साथ एक मेन वर्ब जरूर आएगी। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं ओवरऑल एक और बार आपको बता दूं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद मेन वर्ब, वे सब जो मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। फॉर्म टेंसेस, टेंसेस को बनाते हैं, और कन्वे डिफरेंट मूड, और हमारे विभिन्न विभिन्न मनोभावों को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब दो बातों को बताती है, एक तो टेंसेस और दूसरा मूड को, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब जरूर आती है। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए। Ravi was playing with their friends। अब इस सेंटेंस में आपको पता होगा रवि है वो हमारा सब्जेक्ट है, इतना ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? वॉज, और वॉज हमें इसमें बता रही है एक टेंस के बारे में। टेंस यानी कि जो हमें टाइम बताते हैं, वॉज का मतलब क्या हुआ? पास्ट में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है ये हमें टेंस बता रही है, और इसके साथ देखिए मेन वर्ब भी आई है, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ एक मेन वर्ब भी आई है, तो इससे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, हैज ही finished his work। क्योंकि जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लिया है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब ये है और जो मेन वर्ब है वो ये है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और मेन वर्ब है हमारी फिनिश्ड। तो ये जो हैज है ना, यही है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आप, और ये देखिए एक और बात, ये जो हैज है हमारा टेंस बता रहा है। अब जब ये आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये जो हैज है हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये यहाँ पर टेंस बता रही है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, यू तो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये जो शुड आया हुआ ना, शुड, ये हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और आप इस सेंटेंस में देखिए ये हमारी एक ड्यूटी बता रहा है, यानी कि हमारा एक मूड बता रहा है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये क्या है? हमारी ड्यूटी है, इसीलिए ये हमारा जो है वो मूड बता रहा है।
मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, वो तो या तो टेंसेस बताती हैं या फिर मूड बताती हैं। तो जो यहाँ पे ये शुड आया है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है क्योंकि ये मूड बता रही है। गाइस अब हम देखते हैं कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती हैं, वो टेंसेस को फॉर्म करती हैं और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हमारे मूड्स को बताती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो टेंसेस को फॉर्म करती हैं और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हमारे मूड को दिखाती है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर हमारी बी वर्ब आती है, बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा हमारी टू हैव की भी फैमिली आती है इसमें, हैव, हैज, हैड। इसके अलावा इसमें टू डू की भी फैमिली आती है, डू, डज, डिड। अब फ्यूचर की जो वर्ब होती है इसमें वो भी आती है यानी कि विल और शैल। अब जब भी इज, एम, आर या बाज वर्ब होगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे या फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज, हैव, हैड के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं मैन वर्ब की बात कर रही हूँ। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और विल, शैल के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसके बाद बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी पे। मॉडल ऑक्सिलरी होती है हमारी कैन, कुड, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड का यूज हम मोस्टली निगेटिव के सेंस में करते हैं। डेयर, यूज और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन मेन हमारी यही होती है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डेयर और यूज टू। अब देखिए जरा आप इन सबको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी 13 और मॉडल ऑक्सिलरी भी काउंट कीजिए, कैन, कुड यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये भी होती है हमारी 13। अब मैं अगर कुल बात करूं कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कुल कितनी होती तो वो होती हैं 24। आप कहेंगे 24 कैसे? अब आप देखिए ये जो बिल और शैल आए हैं इसमें भी तो आए हैं बिल और शैल। अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, अगर मैच चल रहा है और उसमें महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टन है और वही बैट्समैन है और वही विकेट कीपर है तो वो है तो एक ही इंसान, तो एक ही है। इसीलिए बिल और शैल है वो एक ही है, लेकिन हम उसमें जब टेंसेस फॉर्म करते हैं तब भी बिल शैल का यूज करते हैं और जब मूड्स दिखाते हैं हम उस टाइम पर भी बिल शैल का यूज किया जाता है, लेकिन बिल शैल होता तो एक ही है। इसीलिए टोटल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं। एक और बात गाइस, सारी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल होती है। इनमें देखिए ये इतनी भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हैं उनके साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं उनमें एज एम आर वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में दी होगी, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, बिल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती। तो काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी 13 होती है एंड मॉडल ऑक्सिलरीज भी 13 होती हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारी 24 होती है। आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा।